हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आज की क्लास में प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग ने भक्ति काल में प्रकरण 3 के एमसीक्यूज को नहीं सॉल्व किया है, उसके अलावा हम लोग पांचों प्रकरण के एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कबीर के संबंध में उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के किस प्रकरण में कहा है? ऑप्शन ए प्रकरण 1, ऑप्शन बी प्रकरण 2, ऑप्शन सी प्रकरण 3 या ऑप्शन डी प्रकरण 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकरण 3 के अंतर्गत शुक्ल जी ने ये कथन जो है वो कबीर के संबंध में बोला है। और प्रकरण 3 है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को कुल 6 प्रकरण में डिवाइड किया है, जिसमें इसका सबसे पहला जो प्रकरण है प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, प्रकरण 4 है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो इन प्रकरणों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। कुल 6 प्रकरणों में इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस्मानकृत चित्रावली का समय क्या है? ऑप्शन ए 1613 ईस्वी, ऑप्शन बी 1670 ईस्वी, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी या ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1613 ईस्वी। ये जो समय है ये चित्रावली का है। 1613 ईस्वी में उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस ग्रंथ के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावत, ऑप्शन सी आखिरी कलाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है वो शुक्ल जी ने पद्मावत के संबंध में बोला है। इसका पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर। जायसी के संबंध में एक और इंपॉर्टेंट कथन दिया हुआ था जो कि पेपर में पूछा भी गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जायसी के अच्छे कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिनके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गुणता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। तो ये कथन जो है ये इंपॉर्टेंट कथन है और रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर जो है इधर रचनाकार दिए हुए हैं और इधर ग्रंथ। रचनाकार है उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ग्रंथ है अनुराग बासुरी, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप और चित्रावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्मान, चित्रावली, शेख नबी, ज्ञानदीप, कासिम शाह, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी। नूर मोहम्मद ने अनुराग बासुरी के अलावा एक और ग्रंथ की रचना की है जो कि दिया हुआ है इंद्रावती। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंद्रावती की भी रचना की। क्वेश्चन नंबर 5 है, जायसी की ग्रंथ पद्मावत के संबंध में असत्य कथन, इसमें आपको असत्य कथन बताने। ऑप्शन ए है पद्मावत जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है,
सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। ऑप्शन बी, पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त बाबर की प्रशंसा की है। ऑप्शन सी, पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के ईस्वी के आसपास आलू उजाला नामक कवि से कराया था। ऑप्शन डी, पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त मिलती है, यह उस परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ई, इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्गी का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो कथन है ये असत्य है। पद्मावत की कथा के प्रारंभिक बैन जो है वो कवि ने 927 हिजरी 1520 सन 1520 के लगभग में कहे हैं, लेकिन यहां पर मसनवी की रूढ़ी के अनुसार कवि ने बाबर की नहीं बल्कि शेर शाह की प्रशंसा की है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। पद्मावत में जायसी ने शेर शाह की प्रशंसा की और इनका एक ग्रंथ है आखिरी कलाम, उसमें बाबर की प्रशंसा की। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे पद्मावत में शेर शाह की और आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की। बाकी ये जो कथन है ये पूरा सही है, यहां पर केवल शेर शाह होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुबुन के आश्रयदाता राजा कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी या ऑप्शन डी जयचंद्र। तो कुतुबुन के आश्रयदाता जो राजा थे वो थे हुसैन शाह। इनकी के आश्रय में कुतुबुन रहते थे। कुतुबुन ने इनके आश्रय में रहते हुए मृगावती की रचना जो है वो की थी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, समय है, वो है संवत 1558। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को नहीं रखा है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी कुतुबुन, ऑप्शन सी उस्मान या ऑप्शन डी मलूक दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलूक दास को शुक्ल जी ने नहीं रखा है सूफी शाखा के अंतर्गत। मलूक दास को निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा है। यानी प्रकरण 2 के अंतर्गत इनको रखा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय सूफी शाखा के अंतर्गत कितने कवियों को रखा है शुक्ल जी ने। तो सूफी शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 7 कवियों को रखा है और इन 7 कवियों का क्रम मैंने यहाँ पर लिया है। अगर ये क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं तो इनका क्रम भी यही होगा। तो सबसे पहले रखा है शुक्ल जी ने कुतुबुन को, फिर मंझन, फिर मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। तो इतने कवियों को शुक्ल जी ने रखा है। उसके अलावा आप लोग एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर शेख नबी से ही जो शुक्ल जी हैं उन्होंने प्रेम मार्गी सूफी कवियों की समाप्ति मानी और इनके बाद ही दिया है कि यहाँ से सूफी कवियों की समाप्ति समझनी चाहिए और उसके बाद शुक्ल जी ने इन 2 कवियों का और उल्लेख किया है। तो अगर ये प्रश्न पेपर में पूछा जाए कि इनमें से किस कवि से शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवियों की समाप्ति मानी है, तो शेख नबी से मानी। उसके अलावा इनकी इन रचनाओं का उल्लेख जो है वो किया है शुक्ल जी ने कुतुबुन, मृगावती, मंझन, मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, उस्मान, चित्रावली, शेख नबी, ज्ञानदीप, कासिम शाह, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, इंद्रावती और अनुराग बासुरी। तो इनकी इन रचनाओं को भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में किन रचनाओं का उल्लेख किया है?
ऑप्शन ए चित्रावली, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी ज्ञानदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल बी सी, मृगावती और मधुमालती। तो इन्होंने अपने आत्मचरित, बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया और इनका आत्मचरित जो है वो है अर्ध कथानक। तो ये चीज आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। ऑप्शन बी, ये काने और देखने में कुरूप थे, कहते हैं शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसा था, इस पर ये बोले थे मुही का हंसे से की तोहररी। ऑप्शन सी, अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था, जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन डी, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। ऑप्शन ई, आखिरी कलाम फारसी अक्षरों में छपी मिलती है, यह सन 936 हिजरी में यानी कि सन 1528 ईस्वी के लगभग शेर शाह के समय में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई। आखिरी कलाम जो है वो फारसी अक्षरों में छपी मिलती है, यह सन 936 हिजरी सन 1528 के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। तो इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाता है। बाकी इसमें सब कुछ सही है, लेकिन ये बाबर के समय में, आखिरी कलाम जो है वो बाबर के समय में लिखी गई थी, पद्मावत लिखी गई थी शेर शाह के समय, और उसमें शेर शाह की प्रशंसा भी है, इस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा है। तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा आखिरी कलाम में ही कयामत का वर्णन है। ये पेपर में पूछा गया था प्रश्न की जायसी की किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन। और इनका एक ग्रंथ है अखरावत, उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयां जो है वो दी हुई। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। और पद्मावत के बारे में तो आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव ना राखेऊ, का जो बहुत है हिंदी भाखेऊ। उपर्युक्त पंक्ति किस ग्रंथ में आई है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी अनुराग बांसुरी, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी चित्रावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराग बांसुरी में ये पंक्ति जो है वो आई हुई है, और ये ग्रंथ है नूर मोहम्मद का। बल्कि इंद्रावती, ये दोनों ही ग्रंथ जो है ये नूर मोहम्मद के ग्रंथ हैं। इंद्रावती की रचना पर इनको नूर मोहम्मद को मुस्लिम जो कवि थे उन्होंने बोला था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करते हो। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए पेपर में कि नूर मोहम्मद की किस रचना पर इनको मुस्लिम कवियों ने बोला था कि तुम मुस्लिम होकर हिंदी भाषा में रचना क्यों करते हो। तो वो रचना है इंद्रावती। तो उसकी सफाई में इन्होंने ये जो है अनुराग बांसुरी में ये पंक्ति लिखी थी। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इस पंक्ति का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके लिए इनको उपालंब सुनने को मिला था, उसके लिए इन्होंने अनुराग बांसुरी में ये पंक्ति लिखी थी। और इसकी ये वाली पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है कि किसकी पंक्ति है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये नूर मोहम्मद की पंक्ति है।
PYQs में आप लोग देख सकते हैं, ये मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी हंस जवाहिरी, ऑप्शन डी ज्ञानदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमालती के संबंध में शुक्ल जी ने ये कथन जो है बोला है। यहाँ पर आप मंझन से मधुमालती कर सकते थे, इससे भी पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेलित कीजिए। इधर ग्रंथ दिए हैं और इधर उस ग्रंथ में जो रचना में जो पात्र आए हुए हैं वो पात्र दिए, तो आपको इनका मिलान करना है। ग्रंथ है हंस जवाहिर, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली। पात्र है सुजान, रत्नसेन, राजा हंस और मनोहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंस जवाहिर, राजा हंस, मधुमालती, मनोहर, पद्मावत, रतनसेन, चित्रावली, सुजान। तो इनके पात्रों को भी आप लोग याद रखेंगे, पात्र भी पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो ग्रंथ दिए हुए हैं सूफी शाखा के अंतर्गत, उनके जो जो पात्र दिए हुए हैं कहानियों में, उनको मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मृगावती में राजकुमार और मृगावती राजकुमार का कोई नाम नहीं दिया है। मृगावती, मधुमालती, मनोहर ये राजकुमार है। मधुमालती, इसमें जो कवि है उन्होंने उपनायक और उपनायिका की भी कल्पना की है। तो हो सकता है ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में किसने अपनी कहानी में उपनायक और उपनायिका की कल्पना की है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मधुमालती की रचनाकार यानी मंझन ने उपनायक और उपनायिका की कल्पना की है। तो उपनायिका हो जाएंगे इसमें प्रेमा और उपनायक हो जाएंगे ताराचंद। पद्मावत, पद्मावती, रतनसेन, नागमती, राघव चेतन, अलाउद्दीन, हीरामन यानी कि तोता। चित्रावली, सुजान और चित्रावली। ज्ञानदीप, राजा ज्ञानदीप, रानी देवजानी। हंस जवाहिर, राजा हंस और रानी जवाहिर। इंद्रावती, राजकुंवर और इंद्रावती। तो ये पात्र जो है इन कहानियों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में अपने किस ग्रंथ में लिखा है? यानी अपने जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में इन्होंने उल्लेख किया है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के संबंध में उल्लेख जो है वो किया है। और क्या लिखा है? भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो ये पंक्तियां देखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किस कवि का ये जन्म काल है, तो जायसी का ये जन्म के संबंध में ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रौजतुल हकायक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी मंझन या ऑप्शन डी कुतुबन। तो रौजतुल हकायक जो रचनाकार हैं वो है नूर मोहम्मद और ये फारसी भाषा का ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बच्चन सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन से कथन नूर मोहम्मद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के हैं? सॉरी, शुक्ल का नहीं। ऑप्शन ए, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद
नामक स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन बी, नूर मोहम्मद अरबी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। इनको मतलब हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। ऑप्शन सी, इन्होंने 1157 हिजरी यानी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा। ऑप्शन डी, इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिलता है, अनुराग बासुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नूर मोहम्मद जो है वो फारसी के अच्छे आलिम थे, फारसी भाषा के अच्छे आलिम थे। तो इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाता है। यहां पर अगर आप फारसी कर देंगे तो बाकी ये पूरा कथन जो है वो शुक्ल जी ने बोला है, और यहाँ पर होगा शुक्ल जी का नहीं है कथन। तो ये वाला कथन जो है ये नहीं। तो हमारे प्रश्न जो है वो यहाँ से समाप्त होते हैं सूफी शाखा के। उसके अलावा बुक जो है वो खत्म होने वाली है, आधुनिक काल का हम लोग काव्य खंड जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग जो काव्य खंड में प्रकरण 3 हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इन क्लासों को नहीं देख रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कितने सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम, और यही समय है इस बुक को खत्म करने का। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सारी परीक्षाओं में यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट हर तरीके के एग्जाम में इस बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप लोग पीवाईक्यूज में देख सकते हैं। तो आप लोग ने अगर पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने ये पूरी बुक भी करवाई है जिसमें इसका काव्य खंड हम लोग कर रहे हैं। काव्य खंड से ये बुक जो है वो समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा मैंने इसके एमसीक्यूज भी करवाए हैं और पीवाईक्यूज भी हम लोग इसके करेंगे। तो अगर आप लोग क्लासों को नहीं देख रहे हैं तो जरूर से जाके देख लीजिएगा जाके, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।